नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई वेनिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान में 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला हमारे चल रही थी। आगे चलते हैं, क्रम वाइज आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कुछ वीडियो हमने पहले बना चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में यानी एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, यानी इनमें से किसको अधिक महत्व दिया गया है? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो देखिए जो डी ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही है। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को इसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है एनसीएफ 2005 में। आगे वाला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल लगाना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो देखिए इसका आंसर है डी कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी गणित में वो कमजोर है, काफी बार वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो ये जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, इनमें से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के ही परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, चाहे रीट या सीटेट वगैरह किसी में भी ले लो आप। साइकोलॉजी संबंधित एक प्रश्न इस टाइप का जरूर आता है। तो लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका, उपचारात्मक तरीका। तो यहां ऑप्शन आपका सी सही है, निदानात्मक तरीका, यानी उसकी पहचान करना, यानी वो किस कार्य में कहाँ कौन सी प्रश्नावली में कमजोर है, फिर उसका जो उपचार करना, यानी पहले पहचान करना, यानी निदानात्मक तरीका इसका ऑप्शन सही होगा। आगे वाला प्रश्न है कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। देखिए गणित में हम सबसे जो प्रश्नावली होती हैं उसको जो या एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल जो प्रश्न होते हैं तो उनको हम अभ्यास करके 1 2 बार 3 बार 4 बार करके हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर सही होगा, देखिए अभ्यास द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, और आगे हैं केवल प्रश्न पत्र बनवाना, और अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य अगर मूल्यांकन की बात करें तो इसका ऑप्शन एकदम सही होगा, वो है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, समग्र और सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक हैं, शिक्षण के दौरान भी संभव है। देखिए समग्र और सतत मूल्यांकन कोई जरूरी नहीं है शिक्षण के दौरान ही संभव है, और भी तरीके से हो सकता है, से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो देखिए इसका एकदम सटीक आंसर होगा, वो है में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये प्रश्न क्या है, देखिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसमें से शिक्षण विधि को स्थायी रखना ये उपचारात्मक का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन क्या दिया? नहीं है, वैधता, विश्वसनीयता, निराधारता, नकारात्मक। बहुत सिंपल प्रश्न है, डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत है? नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा कभी प्रश्न आए कि नहीं वाला, तो आप सबसे पहले नहीं के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए इसका आंसर सही होगा, वो है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। यहाँ पर एनसीएफ 2005 में कहीं भी नहीं देगा कि वो ये दे रखा है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना है, ना कि अंग्रेजी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। यह सहसंज्ञानात्मक व संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। आगे वाला प्रश्न है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष हैं, कि किस प्रकार का दोष है? यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं है, इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो दोष है वर्तमान शिक्षा प्रणाली का वो सारे ही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से। तो ध्यान रखना, हिंदी में शिक्षण विधि की अगर उपलब्धि की जांच की बात कर देते हैं वो आती है उपलब्धि परीक्षण से। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए और इनमें से सभी के लिए। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत सबको ही होती है, चाहे वो मंदबुद्धि का हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य हो। हाँ, अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसको जरूरत बहुत कम रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? गुणात्मक परीक्षण नहीं है। निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग स्केल, वस्तुनिष्ठ। तो देखिए इसमें गुणात्मक परीक्षण नहीं है, ध्यान रखना। तो नहीं है इसका मतलब एक है, बाकी तीन तो है, एक नहीं है। तो देखिए निरीक्षण बिल्कुल है, जांच सूची गुणात्मक है, रेटिंग स्केल भी गुणात्मक है, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ है वो गुणात्मक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा अध्यापन, शैक्षिक नियोजन, सामाजिक विकास। तो देखिए सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये है, ऑप्शन सही है, सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? प्रजातंत्रात्मक शैक्षिक प्रशासन, आंतरिक शैक्षिक प्रशासन, बाह्य शैक्षिक प्रशासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा यो है प्रजातंत्रात्मक शैक्षिक प्रशासन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरटी की निम्न में से विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सी विशेषता आरटी की नहीं है? 6 से 14 वर्ष आयु हेतु मुफ्त शिक्षा, प्राइवेट ट्यूशन का अंत, शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध, निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन। तो देखिए इसमें आरटी में ये दे रखा है कि निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आरटी का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? बिल्कुल एकदम सिंपल सा प्रश्न है, तो ध्यान रखना ऐसा प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए। ये है 6 से 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? यानी आरटी एक्ट है वो किस में लागू नहीं है? तो देखिए हम जब आरटी पढ़ते हैं तो उसमें ये दे रखा है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में आरटी एक्ट लागू हैं, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर है भारत का ये एरिया है, तो इसका ऑप्शन अभी तो फिलहाल में देखें तो इसका ये डिलीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रखा है तो हम जम्मू कश्मीर मानेंगे एक बार। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? ये बात कर रहे हैं देश की, राजस्थान की अलग है, ध्यान रखना। ये बात कर रहे हैं देश की, यानी हमारे भारत में कब लागू हुआ? तो देखिए इसका ऑप्शन सही होगा 1 अप्रैल 2010। बन तो आरटी एक्ट 2009, बन तो 9 में ही गया, लेकिन लागू 2010 में हुआ हमारे देश में। अगला प्रश्न है जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है तो इसका अर्थ क्या है?
राम अध्यापन की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में उच्च रुचि रखता है, राम अध्यापन को नापसंद करता है। तो नापसंद वाला तो ऑप्शन होने से रहा है, ये तो पहले से डिलीट हो गया। तो इसका देखिए ऑप्शन सही माने तो इसका ऑप्शन होगा राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता में निर्धारित नहीं होता है? अभिक्षमता, अभिवर्ती, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो देखिए अभिवर्ती है वो आनुवांशिकता में निर्धारित नहीं होती हैं, वो बाद में प्राप्त हो जाती हैं, ये अर्जित की जाती है, ना कि जन्मजात होती हैं। अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो देखिए खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं और चिंतन, दौड़ना। तो जानना ज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। तो ये थे 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला के कुछ प्रश्न। इसी तरह आगे हम पूरे 10,000 प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ी हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि रीट का एग्ज़ाम होने से पहले पहले आपके 10,000 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और अपनी तैयारी को लगातार रखिए, छोड़िए मत। देखिए लॉकडाउन है, मानते हैं लॉकडाउन है, सभी के लिए है, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन तो हो लेकिन उच्च रैंक के आधार पर हो। सिलेक्शन तो होना है, श्योर है सिलेक्शन तो होगा हमारा, लेकिन हम अभी पहले सिलेक्शन होता था, अभी हमें रैंक प्राप्त करनी है, तो उसके आधार पर पढ़िए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।